हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने उन दोनों लड़कों को मार दिया था और उसके बाद वो उन दोनों की तलाशी लेता है और उन दोनों की तलाशी लेते हुए उसे वहां से एक सोल डिवोरिंग बीस्ट मिलता है जो कि किसी की भी सोल को ऑब्जर्व कर सकता था। फेंग उस बीस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और उसी के साथ वो काफी खुश भी हो गया था क्योंकि उसे एक बहुत ही खास ट्रेजर मिल गया था और उस ट्रेजर को अपने पास रखते हुए फेंग वहां से चला गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम फेंग को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग सोर्ड पे उड़ते हुए लियोजियान सेट की तरफ जा रहा था और वो जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैं पिछले कई सालों से वापस अपने घर नहीं गया, पता नहीं मेरे फादर कैसे होंगे। और तभी फेंग की नजर नीचे टैंग लॉन्ग सिटी पे जाती है जिसे देखते हुए फेंग कहता है कि ये तो मेरी होम टाउन वाली जगह है और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार जाकर अपने फादर से मिल आऊं। और ये कहते हुए फेंग अपने होम टाउन की तरफ निकल गया था। अगले सीन में हम दो लड़कों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या वो लड़का वाकई सिर्फ 6 साल का है पर वो कितना ज्यादा निर्दयी है। उसने हमें अपने ही मोटे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था, पर कुछ भी हो उसने हमें इस काम के लिए काफी मोटी रकम दी थी। और ये सारी बातें करते हुए वो दोनों मजे से वाइन पी रहे थे और तभी वहाँ पे शैन आ जाता है जो उन दोनों को देखते हुए कहता है कि अब इन दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए शैन उनमें से एक लड़के पे अटैक करके उसे वहीं मार देता है। और ये देखकर वो दूसरा लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था पर वो किसी तरह खुद पे काबू पाते हुए शैन पे अटैक करने की कोशिश करता है पर शैन उसे भी एक ही झटके में मार देता है। और उसके बाद शैन उन दोनों की डेड बॉडीज को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को यूज करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर शैन अपनी ब्लैक पावर का यूज करते हुए उन दोनों की ब्लैक सोल्स को उनकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे जंगल में ब्लैक स्मोक फैल गया था। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सोड लेकर जंगल में उसी तरफ आगे बढ़ रहा था पर तभी कोई उसे उस ब्लैक स्मोक में ही खत्म कर देता है। अब ये सब क्या था ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और आप लोगों को क्या लगता है, शैन एक अच्छा इंसान है या वो भी एक डेविल है? अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो टैंगलोंग सिटी की मार्केट में आया हुआ था। दरअसल फेंग यहाँ पे अपने फादर के लिए गिफ्ट लेने आया था और तभी वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि पी क्या पेस्ट्रीज मेरे फादर को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, मुझे उनके लिए वही पेस्ट्रीज लेकर जानी चाहिए। और फेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुछ घोड़सवार आदमी काफी तेजी से फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो फेंग को हिट करने ही वाले थे पर तभी वहाँ पे खड़ी एक लड़की उसे साइड हटने के लिए कहती है जिसकी वजह से फेंग टाइम रहते ही साइड पे हो गया था। और तभी फेंग की नजर उनमें से एक आदमी पे जाती है जो कि और कोई नहीं वही ज़ेंग था जो कुछ साल पहले उसके फादर को पीटने के लिए आया था। और ये याद आते ही फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वही ज़ेंग आगे बढ़ते हुए अपने साथियों के साथ उस लड़की को घेर लेता है और ज़ेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे रिलेटिव्स को मार दिया है और अब तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं बचा, इसलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। इस तरह तुम मेरी फैमिली की एक मेंबर बन जाओगी और उसी के साथ तुम्हें एक नई फैमिली भी मिल जाएगी। और उसके बाद ज़ेंग अपनी तारीफ करते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर हूँ। वहीं अपनी फैमिली की डेथ के बारे में सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो गुस्सा करते हुए ज़ेंग से कहती है कि तुम घटिया लड़के कहीं के, तुमने मेरी फैमिली को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो ज़ेंग पे अटैक करने की कोशिश करती है पर वो लड़की एक नॉर्मल ह्यूमन थी, उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं थी। वो लड़की ज़ेंग पे अटैक करती ज़ेंग उससे पहले ही एक तलिस्मैन को उस लड़की की बॉडी पे लगा देता है और उस तलिस्मैन की वजह से वो लड़की पैरालाइज्ड हो गई थी, अब वो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं सकती थी। और ये देखकर ज़ेंग इवन स्माइल करते हुए उस लड़की के फेस पे हाथ फेरने लगता है पर तभी वो लड़की ज़ेंग के मुंह पे थूक देती है। और ये देखकर ज़ेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी गुस्से वाली लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये कहकर वो उस लड़की को उठाते हुए वहाँ से जाने लगता है। वही फेंग भी ये सब देख रहा था और वो ज़ेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है कि ज़ेंग शाओ, अभी तक हमारा हिसाब क्लियर नहीं हुआ पर इस बार मैं तुम्हें मार कर अपना सारा हिसाब तुमसे क्लियर कर लूंगा। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो ज़ेंग शाओ का पीछा करते करते ज़ेंग फैमिली में पहुंच चुका था। और तभी वहाँ पे एक इमोर्टल लेवल का कल्टीवेटर आता है जो कि ज़ेंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर था। और उसे देखते हुए ज़ेंग फैमिली का गार्ड चिल्लाते हुए बाकी सबको बताता है कि सेकंड यंग मास्टर इमोर्टल गेट से वापस लौट आए हैं। और उसके बाद वो गार्ड यंग मास्टर को लेकर अंदर चला जाता है और फेंग उस लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का भी की गैदरिंग स्टेज पे है और मुझे लगता है ये मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। अब पता नहीं इन पावर्स के साथ मैं इसे हरा भी पाऊंगा या नहीं, पर एक इमोर्टल कल्टीवेटर का माइंड क्लियर होता है, वो कभी भी खतरों से नहीं डरता, इसलिए आज मैं अपने फादर के रिवेंज लेके रहूंगा। और अगर एक बार मैंने इन दोनों को मार दिया तो फिर उसके बाद कोई भी मेरे फादर को परेशान नहीं करेगा। और तभी हम ज़ेंग को देखते हैं जो अपने फैमिली हाउस से बाहर आता है और उसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि आज वो उस लड़की को अपने साथ ले आया था। उसके बाद ज़ेंग उसी लड़की वाले रूम की तरफ बढ़ जाता है और उसके देखते हुए फेंग अपने मन में कहता है कि ज़ेंग शाओ, ये सब तुमने शुरू किया था और आज मैं भी तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेंग शाओ को देखते हैं जो उस लड़की वाले रूम में आ गया था। वहीं वो लड़की अभी भी बंधी हुई थी और वो ज़ेंग शाओ को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं ज़ेंग शाओ उस लड़की को देखते हुए इवल
स्माइल के साथ कहता है, तुम जानती हो ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो फिर तुमने वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी? पर कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और ये कहकर वो उस लड़की को छूने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो लड़की उसे एक किक मार देती है, जिससे ज़ेंग शाओ पीछे जा गिरता है। और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस लड़की को थप्पड़ मारने ही वाला था, पर तभी फेंग ने वहाँ आकर अपना स्पीयर ज़ेंग शाओ की गर्दन पे रख दिया था, जिसकी वजह से ज़ेंग शाओ वहीं रुक गया था। और वो उस स्पीयर को देखते हुए बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उस स्पीयर को देखते हुए उसे पता चल गया था कि ये एक हाई ग्रेड का मैजिक वेपन है, जिसका यूज सिर्फ इमोर्टल कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं। और ये देखकर वो बिना फेंग को देखे उसके सामने झुकते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और ये देखकर फेंग उससे कहता है, ज़ेंग शाओ काफी टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, पर इतने साल गुजर जाने के बाद भी एक बात तुम्हें बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले भी घटिया थे और आज भी घटिया हो। और फेंग को अपने सामने देखते हुए ज़ेंग उससे कहता है, तुम तो उसी जुआरी के बेटे हो ना? मैं मानता हूँ मैं उस वक्त गलत था, प्लीज तुम मुझे उसके लिए माफ कर दो। और ये कहते हुए ज़ेंग शाओ काफी चालाकी से एक तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए फेंग की बॉडी पे लगा देता है। और ये वही तलिस्मैन था जो ज़ेंग ने उस लड़की की बॉडी पे लगाया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। वही ज़ेंग भी चुपचाप पैरालाइज्ड होने की एक्टिंग करता है। और ये देखकर ज़ेंग शाओ खड़ा होते हुए कहता है कि लड़के अब तुम बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, ये एक इमोर्टल टेक्निक है जो मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे सिखाई है। और उसके बाद वो फेंग से कहता है, पिछली बार तो तुम मुझसे बच गए थे, पर इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी फेंग बहुत ही इजीली उस तलिस्मैन को अपनी बॉडी से हटाते हुए कहता है कि तुम इस जैसे एक लो लेवल तलिस्मैन से मुझ जैसे एक इमोर्टल कल्टीवेटर को सील करना चाहते थे। और ये कह के फेंग अपनी फायर का यूज करते हुए ज़ेंग शाओ पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पूरे रूम में आग लग गई थी। और उसी के साथ ज़ेंग भी वहीं मारा गया था। वहीं फेंग उस लड़की को उठाते हुए ज़ेंग फैमिली से बाहर आ गया था, जहाँ वो लड़की जिसका नाम जुई था वो फेंग का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और जुई फेंग से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये मेरी बॉडी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बॉडी का यूज कर सकते हो। जुई की यह बात सुनकर फेंग उससे कहता है, ज़ेंग फैमिली के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब था और मैं वहाँ पे ज़ेंग फैमिली से अपना बदला लेने के लिए आया था, और तुम्हें वहाँ देखकर मैंने तुम्हें भी बचा लिया, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फेंग की यह बात सुनकर जुई उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और ये सब कहते हुए फेंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जुई उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका पाऊँ। जिसपे फेंग जुई से कहता है, तुम बस इतना याद रखना, मेरी जान एक इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर ने बचाई थी और तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, पर अगर फिर भी तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो तुम भी कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, और अब तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर फेंग उसे कुछ गोल्डन कॉइंस देते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ जुई को पहली ही नजर में फेंग से प्यार हो गया था। अगले सीन में हम ज़ेंग फैमिली के कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो ज़ेंग शाओ वाले रूम की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो लोग उस आग को नहीं बुझा पाते। ये देखकर वो दूसरा यंग मास्टर जिसका नाम जोए था वो उस फायर को देखते हुए कहता है कि काफी ज्यादा पानी डालने के बाद भी ये आग नहीं बुझ रही, तो इसका मतलब है ये सब किसी इमोर्टल कल्टीवेटर ने किया है। और ये पता चलते ही जोए चलाते हुए कहता है कि एक इमोर्टल कल्टीवेटर होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नॉर्मल ह्यूमन को मारने की? अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो तो मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। जोए की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, और क्या वो अच्छा था जो तुमने अपने भाई को इमोर्टल लेवल की टेक्निक सिखाई थी, जिसकी मदद से वो औरतों और बूढ़ों को मारता था? और फेंग की ये बात सुनकर जोए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, आज मैं तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेके रहूंगा। और ये कह के वो एक तलिस्मैन का यूज करते हुए स्पिरिचुअल चेन से फेंग को ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर फेंग उन चेन से काफी इजीली बच जाता है। वहीं ज़ेंग फैमिली के गार्ड्स भी फेंग पे अटैक कर देते हैं, पर फेंग उनके अटैक्स को भी बहुत ही इजीली डॉज करते हुए उनके अटैक से उन्हीं पे अटैक कर देता है। और उसके बाद वो जोई से कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। और ये कहकर फेंग वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। वहीं जोई भी एक तलिस्मैन का यूज करते हुए फेंग का पीछा करने लगता है, और उसका पीछा करते करते जोई एक बार फिर से एक तलिस्मैन का यूज करते हुए पीछे से फेंग पे अटैक करता है, पर फेंग अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक से बच गया था। और उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, पर तभी जो एक साथ दो तलिस्मैन का यूज करते हुए एक बड़ी सी स्टोन से फेंग पे अटैक कर देता है, पर फेंग उस स्टोन को अपनी शील्ड से रोकते हुए अपनी पावर का यूज करके उस बड़े से स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ जोई भी वहीं मारा जाता है, और उसके मरते ही फेंग उसकी स्टोरी रिंग को उठा लेता है, जिसके अंदर से फेंग को एक तलिस्मैन बनाने वाली बुक मिलती है। और उस बुक को देखते हुए फेंग कहता है, तो इसका मतलब है जोई फुल इंसेक्ट से था। और उसके बाद फेंग एक बार फिर से उस स्टोरी रिंग को चेक करने लगता है, और फेंग को उस स्टोरी रिंग से एक बहुत ही मिस्टीरियस फ्रेगमेंट मिलता है, जिसे देखकर एक बार फिर से उसका जेड लॉकेट चमकने लगा था, और फेंग उस फ्रेगमेंट को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो अपने पिता के लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पहले उसका घर एक झोपड़ी की तरह हुआ करता था, पर अब उसका घर काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और ये देखकर फेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पिछले कई सालों से जब मैं सेक्ट में काम कर रहा था, तो तब वो सेक्ट मेरी सारी इनकम को मेरे फादर को भेज रहे थे, और शायद इसी वजह से मेरे फादर ने कार को रिपेयर करवा लिया। और जब फेंग दरवाजे के पास जाता है तो उसे
अपने मॉम डैड की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ वो अभी भी फेंग के बारे में ही बात कर रहे थे और वो उसे काफी ज्यादा मिस भी कर रहे थे। और तभी फेंग के पिता उसकी मॉम से कहते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा कब वापस आएगा, पर जब वो वापस आएगा तो मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर फेंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो समझ जाता है कि अगर मैं अपने पिता से मिला तो वो मुझे कभी वापस नहीं जाने देंगे। इसलिए वो उस डोर पे ही झुकते हुए अपने पिता से माफी मांगते हुए कहता है कि हम दोनों के लिए यही अच्छा है कि हम दोनों कभी ना मिले और अब से आपका और मेरा ये रिश्ता यही खत्म होता है। अब मुझे समझ आ रही है गॉड्स और ह्यूमंस अलग अलग क्यों रहते हैं। और ये कहते हुए फेंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर तभी फेंग की मॉम उसके पिता से कहती है मुझे लगता है बाहर कोई गेस्ट आया है। और जैसे ही फेंग का पिता बाहर आता है उसे वहाँ पे वही पेस्ट्री वाला बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। अगले सीन में हम ज़ोई को एक जंगल के अंदर देखते हैं और उस जंगल में आज काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा रेड स्पिरिचुअल फ्लावर आता है जो ज़ोई को अपने अंदर ले लेता है। और जैसे ही ज़ोई उस फ्लावर के अंदर जाती है ज़ोई बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल फ्लावर ज़ोई को वहाँ से लेकर चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये स्पिरिचुअल फ्लावर कहाँ से आया था और ये ज़ोई को कहाँ लेके गया, अब ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।